नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएमसी इनसाइट पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में, जो है प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। दोस्तों, एस्टिमेशन वो फाउंडेशन है जिस पर पूरा प्रोजेक्ट खड़ा होता है। अगर एक गलत एस्टिमेशन हो जाए तो उसका सीधा असर पड़ता है गलत बजट होने में, देन गलत बीओक्यू तैयार होने में, गलत बिलिंग होने में, और एंड ऑफ द डे आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो अपसाइड डाउन हो जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एस्टिमेशन स्टेप बाय स्टेप में समझाने वाला हूं। क्वालिटी कैलकुलेशन कैसे होता है, रेट्स कैसे फाइनलाइज होते हैं, कौन कौन से कॉस्ट फैक्टर्स को हमें जोड़ना उसमें जरूरी है, और इसके अलावा एस्टिमेशन में होने वाली 7 आम गलतियों के बारे में भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में मैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मास्टर कोर्सेज भी लॉन्च करने जा रहा हूं, जो कि मैंने मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया कि मेरा लगभग 30-32 साल का एक्सपीरियंस है ओवरऑल सेक्टर्स में। तो इस कोर्सेस में जो है मैं आपको एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, बिलिंग, बीओक्यू, साइट एग्जीक्यूशन और हर एक चीज प्रैक्टिकल तरीके से सिखाने वाला हूं। तो आज का ये वीडियो जो है आपके लिए एक बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट बेस बन सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट एस्टिमेशन को स्टेप बाय स्टेप समझने की। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि एस्टिमेशन एक्चुअली है क्या। अगर हम देखेंगे तो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि प्रोजेक्ट में कितना काम है, कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना खर्चा आएगा और कितने समय में प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। दोस्तों, एस्टिमेशन सिर्फ एक नंबर निकालना नहीं है, ये एक जजमेंट है, एक एक्सपीरियंस ड्रिवन कैलकुलेशन है जो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग, प्लानिंग, परचेसिंग, बिलिंग, प्रॉफिट और लॉस, इन सबको इंपैक्ट करता है। अगर एस्टिमेशन स्ट्रांग है, इसका मतलब है कि पूरा प्रोजेक्ट आपके कंट्रोल में। और अगर एस्टिमेशन वीक है तो प्रोजेक्ट हमेशा ही लॉस में जाने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो दोस्तों, एस्टिमेशन के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स है। नंबर 1, जो सबसे पहला पिलर है दोस्तों, वो है क्वांटिटी एस्टिमेशन। और ये बहुत क्रिटिकल एक स्टेप होता है, जिसमें कि एक जनरल एक एग्जांपल अगर हम दे, तो जिसमें कि दीवार कितना एम क्यूब का है, प्लास्टर कितना एम क्यूब का है, जैसे स्टील कितना टन लगेगा या कंक्रीट कितना क्यूबिक मीटर लगेगा। क्वांटिटी सही निकलेगी ना दोस्तों, तो कॉस्टिंग, बीओक्यू और बिलिंग, ये तीनों बातें अपने आप सही हो जाती है। अगर मैं एक बेसिक फॉर्मूला अगर आपको समझाऊं इसके बारे में, अगर कंक्रीट हमें निकालना है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अगर हम प्लास्टर का कैलकुलेशन करना चाहे, तो वॉल का एरिया माइनस जो भी ओपनिंग है, जैसे डोर्स हो गए, विंडोज हो गए, या एग्जॉस्ट फैन का कुछ कटआउट्स हो गया, इनको माइनस कर दो तो आपका प्लास्टर का क्वांटिटी निकल जाएगा। अगर ब्रिक वर्क की हम बात करें, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय उसका थिकनेस। और अगर स्टील की बात करें, तो डाया वाइज जो कटिंग लेंथ आता है इनटू उसका डेंसिटी। तो दोस्तों, एक गलत क्वांटिटी का कैलकुलेशन मतलब सीधा हमारा प्रोजेक्ट लॉस। तो दोस्तों, दूसरा जो मैटर है इसमें, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पिलर है एस्टिमेशन का, वो है दोस्तों मटेरियल का कॉस्टिंग। मटेरियल के कॉस्टिंग में हम मार्केट रेट्स को कंसीडर करते हैं, वेस्टेज को कंसीडर करते हैं और ट्रांसपोर्ट को कंसीडर करते हैं। मटेरियल कॉस्टिंग में 3 चीजें जोड़ना जरूरी है दोस्तों। नंबर 1, मटेरियल का रेट मार्केट के हिसाब से। नंबर 2, वेस्टेज कितना हो सकता है प्रोजेक्ट में, क्योंकि बिना वेस्टेज का कोई प्रोजेक्ट होता नहीं है, प्लस माइनस वेस्टेज हमेशा चलते रहता है। तीसरी बात आती है दोस्तों इसमें ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें लोडिंग अनलोडिंग भी जोड़ा जाता है। एक एग्जांपल अगर हम लें इसमें, तो 1 क्यूबिक मीटर पीसीसी में सीमेंट, सैंड यानी रेती और मेटल यानी आपका एग्रीगेट कितने यूनिट में लगते हैं। तो मटेरियल का कॉस्टिंग मतलब कि टोटल यूनिट कितना लगता है इनटू
करंट रेट, जो भी उसका मार्केट रेट है, इसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपको मटेरियल का कॉस्टिंग मिल जाएगा। अगर वेस्टेज इग्नोर कर दिया तो समझ लो कॉन्ट्रैक्टर और साइट दोनों लॉस में है, और इसका खामियाजा हर एक को भुगतना पड़ता है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को ही नहीं, उसके एम्प्लॉयज को भी। और कई बार कॉन्ट्रैक्टर जब लॉस में जाता है तो प्रोजेक्ट की क्वालिटी में वो आनाकानी करता है और वहां पे क्लाइंट को भी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों तीसरी जो बात इसमें आती है वो तीसरी बात है आपकी लेबर कॉस्टिंग, जो प्रोडक्टिविटी के बेस पे नॉर्मली काउंट की जाती है। दोस्तों कंस्ट्रक्शन लेबर कॉस्टिंग सिर्फ मजदूर मतलब लेबर कॉस्टिंग हो गई ऐसा नहीं होता है, इसमें भी कई सारे फैक्टर्स को हमें जोड़ना पड़ता है। अगर हम एक एग्जांपल लेंगे तो समझो एक जो मेसन है आपका, एक मिस्त्री है, वो 8 घंटे में कितना एमक्यूब का प्लास्टर कर सकता है, ये देखना जरूरी है जब हम लेबर कॉस्टिंग करते हैं। उसके बाद में एक कारपेंटर अगर है हमारा, तो एक एमक्यूब में एक दिन में कितना एमक्यूब का स्क्वायर मीटर का आपका शटरिंग का कंप्लीट कर सकता है, ये कॉस्टिंग में हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ता है कि एक आदमी कितना काम पूरे दिन भर में कंप्लीट कर सकता है। तो लेबर कॉस्ट जब हम निकालते हैं दोस्तों, तो हमारा जो टोटल क्वांटिटी आता है काम करने का, डिवाइड किया जाता है उसको लेबर की प्रोडक्टिविटी से और उसको लेबर के रेट से। इसका मतलब है आपका लेबर का कॉस्ट हो गया। दोस्तों प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना, इसी का मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट कंट्रोल में रह सकता है। चौथी जो बात इसमें आती है दोस्तों, वो है ओवरहेड्स प्लस कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आप कितना भी परसेंट पकड़ सकते हो, थंब रूल के में अगर हम देखेंगे तो 10 to 25% एक अप्रोक्सीमेट पकड़ा जाता है। किसी प्रोजेक्ट में 10% का प्रॉफिट पकड़ो, किसी में 12, किसी में 15, 20 या 25। तो नॉर्मली 10 to 25% हम कंसिडर करके चलते कितना प्रॉफिट होना चाहिए। एस्टिमेशन में कुछ हिडन कॉस्टेज भी होती है जो हमें हमेशा ही कंसिडर करनी चाहिए, जिसमें होती है नंबर 1 साइट का सुपरविजन, जो भी हमारे सुपरवाइजर है, साइट इंजीनियर्स है। उसके बाद में उसका टूल्स एंड टैकल्स, भले टूल्स टैकल्स हमारा हो, इक्विपमेंट हमारा हो, बट उनका जैसे वैल्यू डेप्रिशिएट होता है टाइम बिंग, तो उसका हमें रेंट भी कंसीडर करना पड़ता है। उसके बाद में होता है आपका शटरिंग का रेंट। अगर शटरिंग आपका है तो भी तो उसको आपको लाने के लिए पैसा लगा होगा, तो उसका हमें पैसा जोड़ना चाहिए। अगर हम रेंट पे लेते हैं तो उसका हायर चार्जेस जोड़ना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, ये हमें कितना कंज्यूम होगा। अब ये डिपेंड करता है आपका ऑर्डर में क्या टर्म है। अगर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट एट फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको उसको जोड़ने का जरूरत नहीं है, बट अगर वो आपके स्कोप में आती है रहेगा। उसके बाद है आपका साइट का ऑफिस। ऑफिस का मतलब है आपको वहां पे पोर्टा केबिन लगाना पड़ेगा आपको, या फिर एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा नया ऑफिस। अदरवाइज आपके जो लेबर्स वहां पे रहते हैं उनके लिए आपको झोपड़ा बनाना पड़ेगा, रहने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, टॉयलेट बाथरूम बनाना पड़ेगा। तो ये सब जो कॉस्ट भी आपको इंक्लूड करने पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों सेफ्टी का कॉस्ट, क्योंकि हम अगर सेफ्टी के कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली एक स्टेज आता है कि जहां पे हम लोग स्टक हो जाते हैं, क्योंकि विदाउट सेफ्टी तो कोई प्रोजेक्ट चलता नहीं है। और आपको सेफ्टी के लिए हर एक लेबर को ध्यान देना पड़ता है, और हर एक लेबर पे एक सेफ्टी के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको चाहिए ही। उसको सेफ्टी बेल्ट चाहिए, उसको हेलमेट चाहिए, उसको हैंड ग्लोव चाहिए, अलग अलग तरीके के सेफ्टी पीपीज होते हैं जिसे हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बोलते हैं। इसके अलावा हमें ग्रीन नेट लगानी पड़ती है, सेफ्टी नेट लगानी पड़ती है। तो ये सब लगाने का जो कॉस्ट आता है वो भी हमें एस्टिमेशन में हमेशा ही कंसीडर करना चाहिए। आगे जो बात है दोस्तों कॉन्टिजेंसीज, छोटे छोटे कुछ और बहुत सारे होते हैं। जैसे कुछ लोगों में, कुछ एरियाज में जो है आपको लोकल लोगों को संभालना पड़ता है, उनको मैनेज करना पड़ता है, तो वहां पे वो आपको पकड़ना पड़ेगा। कभी अचानक से किसी लेबर को आपको तकलीफ हो जाती है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। एक्सीडेंट ही नहीं, बहुत बार लेबर बीमार गिरता है तो वो भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि उसको बीमारी के लिए उसको हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो ये छोटी छोटी बातों को भी हमें एस्टिमेशन में हमेशा ही कंसिडर करना पड़ता है। दोस्तों नॉर्मली जो है ना ओवरहेड जो है वो हम लोग 5 से 12% के बीच में पकड़ते हैं। जो भी आपका बेसिक कॉस्ट आएगा लेबर का, उसके हम 5 से 12% के आसपास हम लोग जो आपका ओवरहेड्स है वो हम लोग पकड़ सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट 10 से 15% तक नॉर्मली ओके है। दोस्तों हमेशा ही ध्यान रखो कि एस्टिमेशन जो है ना आपका वो हमेशा अंडर कोटेड हो जाएगा। भले प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा,
लेकिन वो प्रोजेक्ट खत्म करते करते आपको नाक में दम आ जाएगा, क्योंकि आप उसको संभाल ही नहीं पाओगे, आप कॉस्ट को मैनेज ही नहीं कर पाओगे। इसके लिए हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप आपको एस्टिमेशन में कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगली जो बात आती है वो रियल प्रैक्टिकल के एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूं। समझ लीजिए हमें 100 स्क्वायर मीटर के प्लास्टर का एक एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन निकालना है। तो हम क्या क्या करेंगे? नंबर एक, दोस्तों क्वांटिटी तो हमारे पास में है 100 स्क्वायर मीटर। दूसरी स्टेप अगर हम देखते हैं तो मटेरियल रिक्वायरमेंट हमें निकालना है। तो नॉर्मली 100 स्क्वायर मीटर के लिए एक थंब रूल पे हमारा 12 से 14 बैग आ जाता है। सैंड जो है आपकी 0.44 या 0.45 एम क्यूब के आसपास आपकी सैंड लगती है प्लास्टरिंग के लिए। आपको अगर 100 स्क्वायर मीटर का अगर आपको प्लास्टर करना है तो आपकी मटेरियल कॉस्ट क्या हो गई? 350 रुपए। अगर हम लोग एक सीमेंट बैग का अगर कैलकुलेशन पकड़ते हैं कि एक सीमेंट बैग आपकी 350 रुपए में मिलती है आपको, तो आपको 14 सीमेंट के बैग लेंगे तो 350 इंटू 14 यानी 4,900 रुपए। अब सैंड की हम लोग कॉस्ट अगर पकड़ते हैं रफली 900 रुपए पर क्यूबिक मीटर, तो हमारा 0.45 क्यूबिक मीटर हमें लगना है। तो हमारा कितना हुआ? 0.45 इंटू 900 इज इक्वल टू 405 रुपए। अब ये टोटल मटेरियल कॉस्ट क्या हो गया हमारा? 5,305 रुपए। अब ये तो हो गया हमारा मटेरियल का कॉस्ट, लेकिन इसके साथ में अभी लेबर कॉस्ट भी जोड़ना है हमको। तो दोस्तों, एक मिस्त्री और दो हेल्पर एक दिन में 20 स्क्वायर मीटर का काम समझो हम करते हैं एक थंब रूल के हिसाब से। तो 100 स्क्वायर मीटर का करने के लिए कितना दिन लगेगा? 5 दिन। अगर हमारा एक मिस्त्री अगर हमें 700 रुपए से मिलता है और दो हेल्पर जो है हमारे 500 रुपए से मिलते हैं, तो 700 प्लस 500 प्लस 500 ये हो गया उनका एक दिन का हाजिरी, मतलब एक दिन का पगार। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 दिन से, तो हमारा कितना हुआ? 8,500 रुपए हमारा 100 स्क्वायर मीटर का प्लास्टर करने के लिए टोटल खर्चा, लेबर खर्चा हो गया। अब इसमें हम जोड़ेंगे टूल्स या क्यूरिंग का टाइम या फिर सेफ्टी उनके साथ में, एक रफली हम लोग 600 रुपए पकड़ लेते हैं। उसके बाद में जो है आपका कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, एक 10% का अगर हम प्रॉफिट भी देखेंगे तो 1400 रुपए के आसपास आपका कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों, प्लास्टर का फाइनल रेट कितना आ गया? 17,800 रुपए। 600 रुपए ऐड किया हमने, 1400 रुपए ऐड किया, 8,500 ऐड किया और हमारा मटेरियल का रेट 5,000 समथिंग। तो हमारा कितना हुआ? 17,800 रुपए। तो दोस्तों, 17,800 रुपए हमारा 100 स्क्वायर मीटर का प्लास्टर का रेट हो गया। मतलब पर स्क्वायर मीटर हमें कितना हो गया? 178 रुपए, 178 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ये एक प्रैक्टिकल एस्टिमेशन मैंने आपको एग्जांपल बताया दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट पे होने वाली जो मिस्टेक्स है, जो कमियां हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे एस्टिमेशन के दौरान। तो दोस्तों, इनमें सबसे पहली जो हम मिस्टेक कर सकते हैं एस्टिमेशन करने के टाइम पे, वो है दोस्तों कि ड्राइंग को प्रॉपरली रीड ना करना। जब भी कभी हम एस्टिमेशन करते हैं दोस्तों, तो हमें बीओक्यू और ड्राइंग, ये दोनों चीजों को हमेशा देखना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि ड्राइंग में कुछ और होता है और बीओक्यू में कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो ड्राइंग में होते हैं बट बीओक्यू में नहीं होते। तो हमेशा दोनों चीजों को कंबाइन करके देखना चाहिए। दूसरी जो मिस्टेक आती है दोस्तों कि हम लोग एस्टिमेशन करने के टाइम पे बहुत बार वेस्टेज को कैलकुलेट नहीं करते हैं। 2% तक एटलीस्ट वेस्टेज को हमें हमेशा ही कैलकुलेट करके चलना चाहिए। नॉर्मली 2 से थोड़ा बहुत ज्यादा आता है, बट 2% तक तो भी हमें इस आपके कैलकुलेट करके चलना चाहिए एस्टिमेशन के टाइम पे। अब इसके बाद में तीसरी जो बात आती है दोस्तों, वो है लेबर प्रोडक्टिविटी जो है हम रॉन्ग तरीके से मान लेते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि एक लेबर जो है हमारा 25 स्क्वायर मीटर निकालेगा, 30 स्क्वायर मीटर काम निकालेगा या फिर जो भी है वो, बट बहुत बार हम लोग उसको कम मात्रा में आंकते हैं कि हम लोग वो आदमी ज्यादा काम कर लेगा। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में नॉर्मली ऐसा होता है कि पूरा खुला मैदान है, तो हम सोचते हैं कि काम फटाफट निकल जाएगा, बट बहुत बार काम अटक जाता है। तो हमेशा ही एक स्टैंडर्ड जो प्रोडक्टिविटी है उसी को कंसीडर करना चाहिए। चौथी जो बात है दोस्तों की ओवरहेड को इग्नोर कर देते हैं हम लोग। बहुत बार ओवरहेड को हम लोग इग्नोर कर देते हैं एस्टिमेशन के टाइम पे। बहुत बार जब आप एस्टिमेटर अगर आप हो और आप एस्टिमेशन करके अपने कंपनी को जब आप समझाते हो कि इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट ये आ रहा है,
तो उस टाइम पे जो है आप ये सोचते हो कि इसको बताने, और आपकी कंपनी सोचती है कि नहीं, ये ओवरहेड से हमारा 2-3-4% जो है आपका कॉस्ट बढ़ जा रहा है, हो सकता है हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इस कर देते हैं। तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग उस 2-4-5% को हमारे या तो प्रॉफिट में हम लोग को घाटा हो जाता है, अदरवाइज हमारा प्रोजेक्ट रिस्क में आ सकता है। अगली जो पांचवी बात है दोस्तों, जो मिस्टेक हो सकती है आपके एस्टिमेशन करने के टाइम पे, वो है आपको मार्केट रेट्स को आप अपडेट नहीं करते हो। हमेशा ही बीओक्यू आपके पास में हो सकता है, 1 महीने में 2 बीओक्यू आए, 2 महीने में 1 बीओक्यू आए, और हम लोग पिछला जो डेटा अवेलेबल है उसी डेटा को कंसिडर करके हम लोग एस्टिमेशन कर लेते हैं मटेरियल का और लेबर का। तो जब भी कभी आपके पास में बीओक्यू हो, तो आपके पास मैक्सिमम 1 वीक पुराना आपके पास में डेटा होना चाहिए। उससे ज्यादा पुराना हो तो आपको एक बार एस्टिमेट करने से पहले उसको रिकन्फर्म कर लेना चाहिए कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। इवन आपका मटेरियल हो या लेबर हो, वॉट एवर जो भी हो, वो आपको रेगुलरली अपडेटेड ही रेट्स आपको मार्केट से लेने चाहिए। जो आपकी छठी जो मिस्टेक होती है एस्टिमेशन के टाइम पे दोस्तों, वो होती है आपकी कि एक्स्ट्रा आइटम को हम बीओक्यू में ऐड नहीं करते। बहुत बार हम लोग एक्स्ट्रा आइटम्स को ऐड नहीं करते। एक्स्ट्रा आइटम मतलब आपका अगर कंक्रीटिंग है, कंक्रीटिंग में हम लोग पानी को ऐड करना भूल जाते हैं, जबकि पानी कई बार हमको खरीदना पड़ता है। अगर क्लाइंट वाटर प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो हमें कंक्रीटिंग में भी पानी ऐड करना पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो हमें एक्स्ट्रा आइटम में कंसीडर करना चाहिए बीओक्यू में हमेशा। और जो आखिरी बात आती है दोस्तों, वो है आपकी सेफ्टी और टूल्स। इन दोनों, इनको हम लोग जनरली क्या होता है ना कि कॉन्ट्रैक्टर ये मान लेता है कि भाई मेरे पास में तो है सामान, मशीनरी मेरे पास है, टूल्स मेरे पास है, तो या सेफ्टी पीपीईज मेरे पास है, तो मैं क्यों इनको ऐड करूं प्रोजेक्ट की कॉस्ट में, बेकार में कॉस्ट बढ़ जाएगा और हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन हमेशा अकाउंटिंग से रिलेटेड ये बात है दोस्तों कि हमेशा ही जो चीजों की वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है डे बाय डे। तो इनकी अगर वैल्यू डिप्रिशिएट होती है तो नेचुरली आप जो मटेरियल वहां पे यूज कर रहे हो, आपके पीपीईज यूज कर रहे हो, आपके टूल्स इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो, तो नेचुरली उसकी वैल्यू भी डिप्रिशिएट होगी। और ये कंसिडर कर लो कि अगर आपने उनको हायर बेसिस पे कहीं से मार्केट से लाया, तो आपको उसका रेंट तो पे करना है। तो हमें हमेशा ही जो है आपके सेफ्टी पीपीईज या सेफ्टी जो भी आपको यूज करना है वहां पे, और उसके बाद में जो है आपके टूल्स मशीनरी, उनकी भी आपको रेट्स हमेशा ही एस्टिमेशन में कंसीडर करने चाहिए। मिस्टेक्स है आपके बीओक्यू में होने वाली, अगर आप इसको अवॉइड कर देंगे तो मैं आपको श्योरली बोल सकता हूं कि एक प्रोजेक्ट का अच्छा एस्टिमेशन आप कर पाएंगे और अच्छी तरीके से उस प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। और इसका हमें फायदा होता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के टाइम पे, परचेसिंग के टाइम पे, बिलिंग के टाइम पे। तो ये हर चीज हम लोग को एस्टिमेशन के टाइम पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा जो फ्यूचर में आने वाला जो मास्टर कोर्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, तो उसके बारे में एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ये जो मैंने आपको अभी बताया, तो एक नॉर्मल बेसिक सी चीजें मैंने बताई, इसमें बहुत सारा डीप में जाना होता है। जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो हर एक चीज का कितना परसेंटेज एक स्टैंडर्ड होता है, कितना कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्या क्या कंसिडरेशन करना पड़ता है, बहुत सारी मेन चीजों के छोटे 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 पार्ट्स भी होते हैं, उनको कैसे कंसिडर करना है। इसके अलावा बीओक्यू है, प्लानिंग है, शेड्यूलिंग है, एग्जीक्यूट, आपके एम्प्लॉयज के साथ में किस तरीके से आपको बिहेव करना है, किस तरीके से उनसे मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। तो ये हर एक चीज जो है आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, फ्रॉम सेल्स टू आपका प्रोजेक्ट हैंडओवर, यहां तक का जो पूरा जो हिस्सा है मैं अपने मास्टर कोर्स में कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों आने वाले मेरे कोर्सेज को जानने के लिए, जो जिसमें आप सीखेंगे कि प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन करना है, रेट एनालिसिस कैसे करना है, बिलिंग इंजीनियर का प्रोफेशनल ट्रेनिंग कैसे चाहिए, उसके बाद में कॉस्ट का आपका जो है कॉस्ट कंट्रोल का क्या क्या टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो, साइट एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसे होना चाहिए, फंड फ्लो हमें किस तरीके से पॉजिटिव हमेशा रखना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या रखना चाहिए साइट एग्जीक्यूशन के टाइम पे, इसके अलावा मटेरियल और लेबर का प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कैसे करना है। तो ये सारा चीजें अगर आपको अगर जाननी है, आपको सीखनी है, तो जरूर मेरे मास्टर कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, मैं आपको पर्सनली कॉल कर लूंगा, मेरी टीम आपको कॉल कर लेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू वेरी मच।